डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। साथियों, आइए आज हम लोग 40 का दम सीरीज का नया पार्ट देख रहे हैं, जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 40 बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और मोस्ट यूजफुल जो क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एकदम आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं और लगभग हर परीक्षा में आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। और ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो देखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ये बतौर आपका रिवीजन की दृष्टि से है। जो भी आप पढ़ें उसको रिवाइज करें, रिकॉल कर सकें। और साथ ही देखिए 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट समय और बेहद 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी व्हाट्सएप जोड़ने का प्रयास कीजिए, जो कि जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाज, यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे। तो याद रखिएगा, ये जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हुए, वो प्रजातांत्रिक समाजवाद के साथ साथ ऐसा समाजवाद जो लोकतांत्रिक समाजवाद हो उसके प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। बाकी चर्चिल, हिटलर और ये स्टालिन तीनों ही दूसरी विचारधारा के हैं। जैसे आपका स्टालिन और जो चर्चिल हिटलर है, ये समाज साम्यवादी। हिटलर तो आपका अब ये आपका फांसीवादी व्यवस्था से कहें, तानाशाही व्यवस्था। चर्चिल का पूंजीवाद और स्टालिन जो आपके साम्यवादी व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक कौन है। गोपाल कृष्ण गोखले, राजीव गांधी, नरेंद्र देव या बाल गंगाधर तिलक। तो भारत के प्रसिद्ध समाजवाद विचारक आचार्य नरेंद्र देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्स इज टू स्टेब्लिश, यानी मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या स्थापित करना था, किस चीज की स्थापना करना था। समाजवाद की स्थापना, संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना या वर्गहीन समाज की स्थापना, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता वाले समाज की स्थापना। तो मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य था कि वर्गहीन समाज की स्थापना, यानी क्लासलेस सोसाइटी, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग न हो। नेक्स्ट है कि सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है किस पर, परंपरा, प्रथा, कानून या रीति रिवाज। याद रखिएगा, सत्ता का जो परंपरागत सिद्धांत है किस पर आधारित होता है, एक तो परंपरा और प्रथा पर और रीति रिवाज पर। लेकिन जो आधुनिक सिद्धांत है वो कानून पर आधारित है सत्ता। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन थे। द सपोर्टर ऑफ लीगल रेशनल अथॉरिटी, एलन, मैरी फॉलेट, मैक्स वेबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि मैक्स वेबर जो है वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। ये 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक तार्किक सत्ता। वैधानिक तार्किक सत्ता जो कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, किसका कथन है। ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाता है कि कौन कहता है कि मनुष्य अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है। कौन, तो ये कोट हुआ है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। व्यक्ति की प्रबल स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहता है। लॉक की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम, कृति का क्या नाम है। लॉज, पॉलिटिक्स, शासन पर 2 निबंध या रिपब्लिक। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध, ये लॉक की प्रसिद्ध रचना है। बाकी आपको तो पता है कि लॉज जो है रिपब्लिक प्लेटो की रचना है और पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। तो सी सही होगा, शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये लॉक की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है किस प्रकार की व्यवस्था में। पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद या आदर्शवाद। तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता पूंजीवादी व्यवस्था में होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था, यानी द चीफ एडवोकेट ऑफ फासिज्म वाज स्टालिन, हिटलर, लेनिन या मुसोलिनी। तो फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता आपका मुसोलिनी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया? देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन जानबूझ के आपसे पूछा जाता है। एक तो पेपर जैसे अगर आपको नहीं आ रहा तो इक्का-दुक्का क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़ा-सा आपको लगे कि नहीं हमको अभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। और ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के भी पूछा जाता है ताकि आपको लगे कि पेपर आसान है और ताकि आपने पहले का पढ़ा है वो याद है कि नहीं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, अब्राहम लिंकन का ये कोट है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, आधुनिक प्रजातंत्र है, उसको किस रूप में जानते हैं हम लोग? समाजवादी प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र या कोई नहीं। तो आधुनिक जो प्रजातंत्र है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी प्रतिनिधि प्रजातंत्र, यानी व्यक्ति जो है पर्सन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो ऑप्शन सी जो कि ये प्रतिनिधि प्रजातंत्र या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इसमें जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, फिर वो उन पर शासन करते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, जैसा कि आपका प्राचीन यूनान में होता था। प्रजातंत्र शासन है किसका? मतदाताओं का, जनता का, सांसदों का या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा, प्रजातंत्र आपका जनता का शासन है, पीपल। अगला प्रश्न देखिए जरा कि कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष की बात करती है? यानी विच आइडियोलॉजी टॉक्स अबाउट क्लास स्ट्रगल? पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद या साम्यवाद? याद रखिएगा, ये साम्यवाद होगा। कम्युनिज्म होगा जो वर्ग संघर्ष की बात करती है, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग की बात करती है। साम्यवाद जिसका अ, जन्मदाता कौन हुआ? कार्ल मार्क्स, और उसको व्यवहार में लाने वाला जो हुआ लेनिन हुआ। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है किससे? द सिस्टम ऑफ फ्री लेबर इज कंसर्न विद उदारवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद या समाजवाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता संबंधित है किससे? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो देखिए भारत, भूटान और कनाडा में ये प्रतिनिधि लोकतंत्र, लेकिन स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित रहती है। तो आपको पता है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। ऑप्शन डी जनता में, क्योंकि जित इसके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं एक नियत समय, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल या 6 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद जनता अपना सत्ता परिवर्तन कर देती है, प्रतिनिधियों को बदल देती है यदि उनके अनुसार कार्य ना हो या उनको पसंद न पड़े तो। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म वाज इज कि समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसको जो करने की इच्छा हो, यानी एक दायरे के अंतर्गत, सीमित दायरे के अंतर्गत जो भी वो कर सकता है वो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो मूल सिद्धांतकार हैं कौन है? उदारवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? तो संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति होती है। एक होती है आपकी एलिटिस्ट कल्चर और मास कल्चर, यानी अभिजनात्मक संस्कृति या जन संस्कृति। तो सी होगा उपरोक्त दोनों। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, किसका कहना है? यानी शक्ति शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। क्वेश्चन आपका टीजीटी, पीजीटी और जेईसी में बार-बार पूछा जाता है। तो ये कोट है आपका लॉर्ड एक्टन का कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक मिशेल, मस्का, पेरेटो, सभी लोग हैं। तो डी होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो मार्क्स के समाजवाद को हम साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक बुराई है। ठीक, ये
तीनों ही कोड आप याद रखिएगा, कौन सी कोड जो है किस विचारधारा से संबंधित है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक भी है, बुराई भी है, क्योंकि राज्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ठीक, बुराई इसलिए है कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसलिए बुराई भी है। तो ऑप्शन सी होगा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादियों का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, यानी कल्याणकारी जो राज्य है और किसका मिला जुला स्वरूप है, यानी जो वेलफेयर स्टेट है कौन सी दो विचारधाराओं का, सिद्धांतों का मिला जुला स्वरूप है। तो उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला स्वरूप है आपका कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से कौन एक सत्ता के वर्गीकरण से उल्लिखित नहीं है, इनमें से कौन सा सत्ता के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, ये मैक्स वेबर सत्ता का वर्गीकरण करता है, जिसमें पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता की बात करता है वो, लेकिन यथार्थवादी सत्ता की बात नहीं करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिकारवाद केवल और केवल वन पार्टी सिस्टम यानी एक दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है। तो वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस की बात करने वाला कौन होगा, इसमें लेनिन होगा। नेक्स्ट है कि सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है। तो सत्ता का प्रमुख कार्य याद रखिएगा, समन्वय करना, नियंत्रण करना और व्यवस्था बनाए रखना है, तीनों होगा। तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है किसका। जो उग्र राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म है, किस टाइप की फिलॉसफी है। तो ये आपका फांसीवाद से संबंधित है, फांसीवाद से जो है आपका उग्र राष्ट्रवाद का दर्शन है फांसीवाद। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। यानी ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसमें इनिशिएटिव, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, ये तीनों ही जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण है। आरंभक कहें, जनमत संग्रह, लोक निर्णय कहें, लेकिन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है आपसे। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का कौन सा एक आयाम नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें सामाजिक है, आर्थिक है और जनसांख्यिकी है, यानी डेमोग्राफिक है, लेकिन धार्मिक इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो सेकुलर स्टेट इज दैट, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है। ठीक, धर्म और राजनीति को पृथक करता ही नहीं, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट हुज आइडियोलॉजी इज दिस, यानी सर्वोत्तम सरकार है जो कम से कम शासन करती है, व्यक्तिवादियों का सिद्धांत है। यानी व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना, उसकी स्वतंत्रता को कम से कम सीमित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 कि लोक प्रशासन बहुरूपिया है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदले हुए कार्यों के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। किसका कोट है। तो ये लोक प्रशासन बतौर ऐसे ही पूछा जाता है कि लोक प्रशासन को बहुरूपिया किसने कहा। तो ये ग्लेडन का कोट है। नेक्स्ट है 34 कि पोस्ट कॉर्प शब्द उत्पत्ति की किसकी, किसने पोस्ट कॉर्प शब्द की खोज की। तो पोस्ट कॉर्प वो किसने किया, खोजा। तो ये लूथर गुलिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि वैज्ञानिक प्रबंध उपागम से कौन संबंधित है, यानी साइंटिफिक जो आपका मूवमेंट है कौन संबंधित है। तो साइंटिफिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक उपागम का जो आपका प्रवर्तक हो कौन, फ्रेडरिक टेलर, FW टेलर। 36 कि हैथॉन अनुसंधान संबंधित है। हैथॉन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, जो हैथॉन एक्सपेरिमेंट हुआ किससे संबंधित है। तो ह्यूमन रिलेशन इन अप्रोच, यानी मानवीय संबंधात्मक उपागम से, मानव संबंध उपागम से संबंधित आपका हैथॉन प्रयोग। 37 संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किसने किया है। संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख करने वाले आपके हेनरी फ्यूल हुए। 38 कि लाल फीता शाही
लाल फीताशाही संबंधित है। तो याद रखिएगा जो रेड टेपिज्म है बतौर नौकरशाही की बुराई आलोचना के स्वरूप में की जाती है। ये ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रत्यायोजन से संबंधित एक तत्व कौन सा है? यानी डेलीगेशन से कौन सा, डेलीगेशन के कौन सा एलिमेंट है? तो डेलीगेशन प्रत्यायोजन, तो इसमें होगा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, कार्यों का वितरण होता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है अपनी शक्तियों को, मतलब कि किसी और अपने काम को छोटा करने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए अपनी शक्तियों को विभिन्न अन्य में बांट देना ताकि वो काम जल्दी से हो के पूर्णतः शक्ति को नहीं, कुछ सीमित शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं, तो ये डेलीगेशन होता है, ये प्रत्यायोजन। लास्ट क्वेश्चन होता है निर्णय प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो जो डिसीजन मेकिंग सिद्धांत है वो हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। नेक्स्ट, चलिए इसमें फिलहाल हम 40 क्वेश्चन को ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।